नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ ऋतिक क्लासेस में। मैं हूं रवि प्रकाश। आज हम लेकर आए हैं पारा मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए जीके और जीएस के सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न, जो आपकी तैयारी को चार चांद लगा देंगे। तो इस वीडियो में आपको मिलेंगे एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अब आप लोग को 30 में से कितने सही आंसर हुए उस आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्त, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है बहादुरीन तैयब जी, ऑप्शन बी है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी है हकीम अजमल खान, ऑप्शन डी है सर सैयद अहमद खान। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर होगा बहादुरीन तैयब जी। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बहादुरीन तैयब जी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष थे, लेकिन ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष हैं। आप लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को क्या हुआ था? बनाया गया था। तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बहादुरीन तैयब जी थे, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष के रूप में बहादुरीन तैयब जी थे। इनकी अध्यक्षता कब हुई थी? इनका 1887 ईस्वी में। कब? 1887 ईस्वी में। कहाँ के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? पूछेगा किस अधिवेशन के थे? तो ये मद्रास अधिवेशन के थे। कहाँ के थे? मद्रास अधिवेशन के थे। मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। हम लोग जान गए इनके बारे में। अबुल कलाम आज़ाद के बारे में एक कांग्रेस के भी अध्यक्ष थे। ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कब से कब तक थे? 1940 से 1946 तक। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बनने वाले अबुल कलाम आज़ाद ही थे। चलिए हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हकीम अजमल खान एक नेता थे, लेकिन यह क्या थे? यह एक नेता थे, लेकिन पहले मुस्लिम अध्यक्ष नहीं थे। सर अहमद खान के बारे में लोग जान लेते हैं। इन्होंने ही नहीं कांग्रेस का विरोध किए थे। क्या किए थे? विरोध किए थे। सर अहमद खान ही कांग्रेस को क्या किए थे? विरोध किए थे। चलिए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगर इस तरह से अगर आप लोग क्वेश्चन को पढ़िएगा तो 30 क्वेश्चन है, 120 आंसर आप लोग जानिएगा, और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप लोग सेशन को अच्छा लगता है, अगर पढ़ाने में आप लोग को अच्छा लगता है पढ़ने में, तो इस सेशन को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे बाबू। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है?
क्वेश्चन दूसरा बोल रहा है बाबू, भारत का मैगन कार्टा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी है पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी है चार्टर्ड एक्ट, ऑप्शन डी है रानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? भारत का मैगन कार्टा किसे कहा जाता है? आप लोग ऑप्शन करिए। ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन सी है चार्टर्ड एक्ट 1883, ऑप्शन डी है रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1858। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1858। अब यहीं पर वो पूछ देगा कि रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र क्या था? यह 1857 का विद्रोह के बाद जारी किया गया था। जो रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो 1857 था, ये कब किया गया था? यह 1857 के विद्रोह के बाद जारी किया गया था। अब उस समय क्या था? इसके द्वारा क्या हुआ था? इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। किसके द्वारा? रानी विक्टोरिया ने जब घोषणा पत्र जारी किया तो 1857 के बाद क्या किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। चलिए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? ऑप्शन ए है इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे, ऑप्शन बी है यह बहुत देर से आया, ऑप्शन सी है यह अंग्रेजों के खिलाफ था, ऑप्शन डी है इसमें केवल भारतीय थे। भाई कौन सा आंसर होगा? इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे, यह बहुत देर से आया, यह अंग्रेजों के खिलाफ था, इसमें केवल भारतीय थे। तय इसका सही आंसर क्या था? इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे। इसमें क्या था वो? भारतीय सदस्य नहीं थे। क्यों? यह आयोग 1927 में कब हुआ था? यह आयोग 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। अब भारत में कब आया था? ये भारत में 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में आया था। अगर यही पूछ देगा इसके अध्यक्ष कौन थे, अगर अध्यक्ष पूछ देगा तो अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन थे। कौन थे? सर जॉन साइमन थे। इसी चलते साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। जब यहीं पे क्वेश्चन बनता है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, उस समय भारतीय नेता लाला राजपत राय को लाठी से मारकर क्या कर दिए थे? हत्या कर दिए थे। जब वे विरोध कर दिए थे तो वहाँ के अंग्रेजों लोगों ने क्या किया कि लाठी से मारकर लाला लाजपत राय को क्या कर दिए थे? वहीं पे घायल कर दिए थे। घायल होने की वजह से वो उनकी मृत्यु हो गया था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बाबू, इलाहाबाद स्तंभ लेख किसके संबंधित है? इलाहाबाद स्तंभ लेख किसके संबंधित है? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। बताइए ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। बताइए कौन सा आंसर सही होगा?
कौन होगा? इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त। जान लेते हैं, यह एक प्रसिद्ध अभिलेख है। क्या था? यह एक प्रसिद्ध अभिलेख है जो इलाहाबाद, अभी इलाहाबाद किसको? प्रयागराज में स्थित है। इसे गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की विजय और उपलब्धियों का वर्णन किया गया। जो इलाहाबाद का स्तंभ है, इसमें क्या है कि समुद्रगुप्त और उनकी जो उपलब्धि, जो शासक उन्होंने उपलब्धि किया, उनकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। आप लोग को जानते होंगे कि समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? भारत का नेपोलियन कहा जाता था। क्या कहा जाता था बाबू? भारत का नेपोलियन कहा जाता था। एक बार एक क्वेश्चन आया था कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। एक क्वेश्चन आया हुआ है, हम लोग जान लीजिए। इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है। और समुद्रगुप्त को हम लोग क्या बोलते हैं? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इन्होंने कई राज्यों पर विजय प्राप्त की है। इनका शासन गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है। क्या माना जाता है? इनका शासन स्वर्ण का युग, जो स्वर्ण युग का माना जाता है कि नहीं, ये बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। चलिए हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दीन इलाही को किसने समाप्त किया? दीन इलाही को किसने समाप्त किया? बताइए। ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है औरंगजेब। बताइए। बताइए, आप लोग आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है औरंगजेब। बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? जहांगीर। दीन इलाही को किसने समाप्त किया था? जहांगीर ने समाप्त किया था। चलिए हम लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? ऑप्शन ए बंगाल गजट, ऑप्शन बी है केसरी, ऑप्शन सी है अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन डी है हिंदुस्तान टाइम्स। बताइए कौन सा आंसर होगा? भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? ऑप्शन ए बंगाल गजट, ऑप्शन बी है केसरी, ऑप्शन सी है अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन डी है हिंदुस्तान टाइम्स। सही। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बंगाल गजट। और आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए दोस्त। चलिए हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन ए है 1919, ऑप्शन बी है 1920, ऑप्शन सी है 1930, ऑप्शन डी है 1942। बताइए। ऑप्शन ए है 1919, ऑप्शन बी है 1920, ऑप्शन सी है 1930, ऑप्शन डी है 1942। बताइए कौन सा आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ थी बाबू? 1930 में। 1930 में। थोड़ा सा जान लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, यह जो आंदोलन था किसने चलाया था? यह आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था। किसने चलाया था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था, शुरू हुआ था। शुरुआत कब हुआ था बाबू? शुरुआत कब हुआ था? हम लोग शुरुआत के बारे में जान जाते हैं। शुरुआत कब हुआ था? तो शुरुआत हुआ था 12 मार्च 1930 ईस्वी को। क्यों हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में
हम लोग नमक कानून को तोड़ना था। क्या करना था? नमक कानून को तोड़ना था। जब ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, इसमें क्वेश्चन बहुत बनता है। देखिए, अब बोले सभ्य आंदोलन जो चला था, सभ्य अवज्ञा आंदोलन जो चला था, ये कहाँ से स्टार्ट है? तो गांधी जी ने कहाँ से किए थे? साबरमती से। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल यात्रा मैंने की थी, किए थे। कहाँ से? साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल यात्रा किए थे। ये दूरी कितना था? सब आप लोग अपना नोट्स बनाते रहिए। दूरी कितना था? देखिए, कहीं कहीं अलग अलग देता है, बट एनसीईआरटी में है 240 मील। कितना था? 240 मील, 390 किलोमीटर। अब बताते हैं, बोला कि समाप्त कब हुआ, नमक कानून को तोड़ा कब? तो स्टार्ट हुआ था कब? 12 मार्च 1930 से। 12 मार्च 1930 से क्या होता? शुरुआत हुआ। अब बंद कब हुआ? 6 अप्रैल 1930 को क्या कर इन्हें समुद्र से नमक बनाकर क्या कर दिया था? कानून को तोड़ दिया गया था। समुद्र से क्या बोले? गांधी जी गए समुद्र किनारे से नमक उठाए थे, और समुद्र को नमक उठाकर और समुद्र में से नमक बनाकर कानून को क्या कर दिए थे? तोड़ दिए थे। ये हम लोग बोलेंगे सवर्णीय आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 1930 में हुआ था। चलिए हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के समय में हुई? ये जो क्वेश्चन है आपको हर एग्जाम में पूछता है। जब भी आप लोग जॉब लीजिएगा तो हर एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछता है। भारत में रेलवे की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी? पहला ऑप्शन है डलहौजी, ऑप्शन बी है बेंटिंग, ऑप्शन सी है कैनिंग, ऑप्शन डी है कर्जन। बताइए। ऑप्शन ए है डलहौजी, ऑप्शन बी है बेंटिंग, ऑप्शन सी है कैनिंग, ऑप्शन डी है कर्जन। बताइए कब किया गया था बाबू? तो ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। जब लॉर्ड गवर्नर जनरल थे उसी समय रेलवे की शुरुआत की गई थी। तो अगर पूछ जाएगा कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल कब से कब तक चला, तो ये 1848 से 1856 ईस्वी तक चला था। इनका शासन चला था। ये गवर्नर जनरल थे। 1848 1856 तक क्या थे? गवर्नर जनरल थे। इन्हें रेलवे का जनक कहा जाता है। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? रेलवे के फादर ऑफ इंडियन रेलवे बोलते हैं। फादर ऑफ इंडियन रेलवे कहते हैं। किनको? लॉर्ड डलहौजी को। अब पूछेंगे कि जो लॉर्ड डलहौजी थे भारत में पहली बार रेलवे तैयार कब किए? तो पूछेंगे कि जब रेल की शुरुआत यात्रा कब हुआ था? स्टार्ट यात्रा को शुरुआत कब हुआ था? 1853 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1853 ईस्वी में हुआ था। अब ये पूछ देगा कि जो मार्ग था कहाँ से कहाँ तक चला था बाबू? ये जो मार्ग है कहाँ से कहाँ तक? तब बम्बई, इसको हम लोग मुंबई बोलते हैं, से कहाँ तक चला था? ठाणे तक चला था। कहाँ तक चला था? ठाणे तक चला था। दूरी कितना चला था? दूरी लगभग 34 किलोमीटर चला था। कब तक? 34 किलोमीटर दूरी चलल था। चलिए हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्त। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि 8 में से अभी तक कितने आप लोगों को सही हुए। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? ऑप्शन ए तैमूर, ऑप्शन बी है बख्तियार खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी है नादिर शाह। बताइए। ऑप्शन है तैमूर, ऑप्शन बी है बख्तियार खिलजी,
ऑप्शन सी है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी है नादिर शाह। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। चलिए हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है विवेकानंद, ऑप्शन सी है राम मोहन राय, ऑप्शन डी है गांधी जी, महात्मा गांधी। बताइए इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है विवेकानंद, ऑप्शन सी है राम मोहन राय, ऑप्शन डी है गांधी जी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? वेदों के लौटो किसने दिए थे? दयानंद सरस्वती। किसने दिए थे? दयानंद सरस्वती ने। अब ये पूछ देगा कि बताइए कि विवेकानंद के बारे में आप लोग बताइए कुछ। तो बाबू विवेकानंद जो थे क्या किए थे? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। विवेकानंद जी क्या थे? ए रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। क्या थे बाबू? संस्थापक थे। कौन? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? विवेकानंद जी थे। ये बोले राम मोहन राय क्या थे? राम मोहन राय ब्रह्मो समाज के कौन थे? ब्रह्मो समाज के संस्थापक थे। अब गांधी जी नारा दिए थे। कौन सा नारा दिए थे? करो या मरो का नारा दिए थे। करो या मरो का नारा दिए थे। कब? 1942 में। कब दिए थे? 1942 में। चलिए आप लोग देखिए, नोट्स बनाते रहिए और सब लिखते जाइए और पेज पे भी लिखिए और एक बार पढ़ लीजिए, आप लोग को याद हो जाएगा। चलिए 11 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? ऑप्शन है 352, ऑप्शन बी है 356, ऑप्शन सी है 360, ऑप्शन डी है सभी। बताइए ऑप्शन है 352, ऑप्शन बी है 356, ऑप्शन सी है 360, ऑप्शन डी है सभी। बताइए कौन सा आंसर होगा? इसका सही आंसर कौन होगा बाबू? इसका सही आंसर होगा सभी। क्योंकि जानते हैं हम लोग को भारतीय संविधान में 3 आपातकाल लगते हैं। पहला 352, ये कब लगते हैं? ये नेशनल इमरजेंसी है। क्या है? नेशनल इमरजेंसी है। पहला नेशनल इमरजेंसी है। दूसरा केंद्र सरकार लगा सकता है। जो पहला है केंद्र सरकार लगा सकते हैं। दूसरा है 356, ये है प्रेसिडेंट रूल्स है। क्या है? प्रेसिडेंट रूल्स है, प्रेसिडेंट्स रूल है। ये कौन लगा सकते हैं? ये राज्य में जब आपातकाल होता है, राष्ट्रीय शासन जब राज्य में माने आपातकाल आ जाता है, जब कब ये कब लगता है? जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं करती है। जब राज्य सरकार जो होता है संविधान के अनुसार काम नहीं करते हैं, तो यहाँ पे राष्ट्रपति ने राज्य को सत्ता संभाल लेते हैं। क्या करते हैं? उसमें राष्ट्रपति क्या करता है? राज्य की सत्ता को संभालते हैं। तो अब 356 लगता है। और 360 कब लगता है बाबू? 360 जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी है। क्या है? फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है। ये फाइनेंशियल इमरजेंसी है जब देश में आर्थिक स्थिति खराब हो जाता है, केंद्र सरकार वित्तीय नियंत्रण में ले लेती है, तब क्या करती है? अनुच्छेद 360 लगता है। भगवान न करे हमारे देश में कभी ऐसा स्थिति हो। चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है?
वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? ऑप्शन ए है 280, ऑप्शन बी है 324, ऑप्शन सी है 368, ऑप्शन डी है 370। बताइए। ऑप्शन ए है 280, ऑप्शन बी है 324, ऑप्शन सी है 368, ऑप्शन डी है 370। बताइए। वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 200 किस अनुच्छेद के तहत? 280। कब? 280 अनुच्छेद के तहत। चलिए हम लोग देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूल कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए? मूल कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए? ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है 1976, ऑप्शन सी है 1985, ऑप्शन डी है 1991। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है 1976, ऑप्शन सी है 1985, ऑप्शन डी है 1991। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कब मूल कर्तव्य कब जोड़े गए थे? 1976 में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। मैंने पिछला वीडियो में बताया कि मूल कर्तव्य कितने होते हैं। चलिए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शून्य काल किस देश की देन है? शून्य काल किस देश की देन है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है फ्रांस। बताइए शून्य काल किस देश की देन है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है फ्रांस। बताइए। 0 आवर किस देश ने दिया है? इसका सही आंसर होगा भारत ने 0 आवर का दिया है। चलिए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए है 4 वर्ष, ऑप्शन बी है 5 वर्ष, ऑप्शन सी है 6 वर्ष, ऑप्शन डी है 7 वर्ष। बताइए। ऑप्शन ए है 4 वर्ष, ऑप्शन बी है 5 वर्ष, ऑप्शन सी है 6 वर्ष, ऑप्शन डी है 7 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं बाबू कि डोल ड्रम्स क्या है? डोल ड्रम्स क्या है? ऑप्शन ए उच्च दाब क्षेत्र, ऑप्शन बी है निम्न दाब क्षेत्र, ऑप्शन सी है पवन रहित क्षेत्र, ऑप्शन डी है वर्षा क्षेत्र। बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए। इसका सही आंसर बताइए कि डोल ड्रम्स क्या है? ऑप्शन ए है उच्च दाब, ऑप्शन बी है निम्न दाब, ऑप्शन सी है पवन रहित क्षेत्र, ऑप्शन डी है वर्षा क्षेत्र। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पवन रहित क्षेत्र। इसका सही आंसर क्या होगा? पवन रहित क्षेत्र। सत्रह नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ऑप्शन ए है सुप्रिया, ऑप्शन बी है विक्टोरिया, ऑप्शन सी है बैकाल, ऑप्शन डी है कैप्सियन। बताइए कौन होगा? आप लोग आंसर बताइए। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सा है? ऑप्शन ए सुप्रिया, ऑप्शन बी है विक्टोरिया, ऑप्शन सी है बैकाल, ऑप्शन डी है कैप्सियन। बताइए कौन सा आंसर होगा? आप लोग को इतना टाइम देते हैं, आंसर बताइए। बैकाल झील। कौन सा होगा? बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। चलिए हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बाबू कि एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में है? एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी है यूरोप, ऑप्शन सी है दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन डी अफ्रीका। बताइए कौन सा आंसर होगा? एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में है? ऑप्शन ए एशिया,
ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी है दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन डी अफ्रीका। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। एंडीज पर्वत कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ है एंडीज पर्वत, दक्षिण अमेरिका में है। चलिए हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। ऑप्शन है अंडमान, ऑप्शन बी है निकोबार, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप, ऑप्शन डी है गोवा। बताइए इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए अंडमान, ऑप्शन बी निकोबार, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप, ऑप्शन डी है गोवा। बताइए इसका सही आंसर होगा निकोबार। कहाँ, ग्रेट निकोबार, निकोबार द्वीप समूह पर है। क्या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम इसको लोग क्या बोलते हैं, भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु किसको बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट को ही बोलते हैं। यही पे बोलेगा कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कितने डिग्री पर है। डिग्री पूछ देगा तो कितने डिग्री पर है, 6 डिग्री 45 मिनट पर है। कितना है, 6 डिग्री 45 मिनट पर है। चलिए हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। ऑप्शन ए है नील, ऑप्शन बी है गंगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी है अमेजन, ऑप्शन डी है मिसिसिपी। मिसिसिपी, मिसिसिपी। चलिए हम लोग 20वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से एक बार। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। ऑप्शन ए है नील, ऑप्शन बी है गंगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी है अमेजन, ऑप्शन डी है मिसिसिपी। ऑप्शन ए है नील, ऑप्शन बी है गंगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी है अमेजन, ऑप्शन डी है मिसिसिपी। बताइए कौन सा आंसर होगा। इसका सही आंसर होगा सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, गंगा ब्रह्मपुत्र। चलिए हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बाबू, नोबेल पुरस्कार मुख्यतः किस देश में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार मुख्यतः किस देश में दिया जाता है। ऑप्शन ए है नॉर्वे, ऑप्शन बी है स्वीडन, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है जर्मनी। बताइए कहाँ दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार मुख्यतः किस देश में दिया जाता है। ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी है स्वीडन, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है जर्मनी। बताइए कहाँ दिया जाता है। इसका सही आंसर होगा स्वीडन। कहाँ दिया जाता है, स्वीडन में दिया जाता है। कौन, नोबेल पुरस्कार। यहीं पे पूछ देगा कि शांति पुरस्कार कहाँ दिया जाता है। शांति पुरस्कार पूछ देगा बाबू तो क्या बताएंगे हम लोग। शांति पुरस्कार पूछ देगा तो शांति गलती एन में लिखा है बाबू। शांति पुरस्कार पूछ देगा तो किस देश में दिया जाता है, तो शांति पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, नॉर्वे में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है, नॉर्वे दिया जाता है शांति पुरस्कार। चलिए हम लोग आगे देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है जेनेवा, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी है पेरिस, ऑप्शन डी है लंदन। सही, ऑप्शन है जेनेवा, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी है पेरिस, ऑप्शन डी है लंदन। बताइए सही आंसर क्या होगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस। कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस है। कब स्थापना हुआ था बाबू, तो 1945 में। बोलेगा कि यूनेस्को मुख्यालय जो स्थित है पेरिस में, उसका स्थापना कब हुआ था। स्थापना कब हुआ था, तो 1945 ईस्वी में हुआ था। चलिए हम लोग थोड़ा सा जेनेवा के बारे में जान जाते हैं। जेनेवा का है, यह चाहे फिर लिखो ना, यहाँ
विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है। क्या है? मुख्यालय है। जिनेवा क्या है बाबू? यहाँ विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है। और न्यूयॉर्क के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। न्यूयॉर्क क्या है? न्यूयॉर्क यहाँ संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र का है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है। जान गया कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस है। अब कब बना? तो 1945 में। जनेवा क्या है? यहाँ विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय। न्यूयॉर्क क्या है? न्यूयॉर्क जो बाबू यहाँ संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है। चलिए हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फीफा का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है ज्यूरिख, ऑप्शन बी है पेरिस, ऑप्शन सी है लंदन, ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क। बताइए। आप लोग ऐसे ही बता दें क्योंकि न्यूयॉर्क के बारे में मैंने बता दिया, पेरिस के बारे में बता दिया। आप लोग को गेस करना है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों में से कोई गेस करिए। तो लंदन तो हो नहीं सकता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ज्यूरिख। कौन सा आंसर होगा? ज्यूरिख। आप लोग गेस करके भी पैरा मेडिकल में आप लोग टिक कर सकते हैं, कोई निगेटिव मार्क्स नहीं रहता है। चलिए हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, ये थोड़ा सा बता दें कि फीफा का जो मुख्यालय है, फीफा का मुख्यालय है ज्यूरिख है। इसका स्थापना कब हुआ था? एक स्थापना बहुत पूछता है, स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना 1904 में हुआ था। 1904 में हुआ था। और ज्यूरिख कहाँ पड़ता है बाबू? ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। स्विट्जरलैंड में पड़ता है, लैंड में पड़ता है। ऐसे से दिमाग में आता रहता है, आप लोग को हम बताते रहते हैं। चलिए हम लोग आगे देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? मैंने भी जस्ट बताया विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए है वासी संगठन, ऑप्शन बी है जिनेवा, ऑप्शन सी है पेरिस, ऑप्शन डी है रोम। बताइए। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए वाशिंगटन, ऑप्शन बी है जिनेवा, ऑप्शन सी है पेरिस, ऑप्शन डी है रोम। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जनेवा। इसका मुख्यालय कहाँ है? जनेवा। तो स्थापना जरूर पूछेगा, स्थापना पूछ देगा, स्थापना पूछेगा जरूर। सही है। स्थापना कब हुआ था? तो 1948 ईस्वी में इसका क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। किसका? विश्व स्वास्थ्य संगठन का। चलिए हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन ए भास्कर, ऑप्शन बी है आर्यभट्ट, ऑप्शन सी है रोहिणी, ऑप्शन डी है इनसैट। सही कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन ए है भास्कर, ऑप्शन बी है आर्यभट्ट, ऑप्शन सी है रोहिणी, ऑप्शन डी है इनसैट। बताइए कौन सा आंसर होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट है। कौन सा है? आर्यभट्ट है। चलिए हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हरित क्रांति सबसे पहले भारत के किस राज्य में शुरू हुई? हरित क्रांति सबसे पहले भारत के किस राज्य में शुरू हुई? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है बिहार। बताइए। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी है बिहार। बताइए हरित क्रांति सबसे पहले कहाँ स्टार्ट किया गया था? इसका सही आंसर होगा पंजाब में शुरुआत किया गया था सबसे पहले। चलिए हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही मस्ट है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन
किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जल संरक्षण, ऑप्शन बी है वन संरक्षण, ऑप्शन सी है भूमि सुधार, ऑप्शन डी है प्रदूषण नियंत्रण। बताइए। ऑप्शन है जल संरक्षण, ऑप्शन बी है वन संरक्षण, ऑप्शन सी है भूमि सुधार, ऑप्शन डी है प्रदूषण नियंत्रण। बताइए। ये है वन संरक्षण से। क्या है? वन संरक्षण से। इसकी शुरुआत कब हुई थी बाबू? शुरुआत पूछ देगा तो इसका शुरुआत कब हुआ था? 1973 ईस्वी में हुआ था। चिपकॉन कब था? 1973। स्थान कहाँ से हुआ था? स्थान था उत्तराखंड। कहाँ था? उत्तराखंड। इसका उद्देश्य क्या था? जब पूछ देगा कि चिपको आंदोलन का उद्देश्य उसमें क्या हो रहा था, जो चिपको आंदोलन संबंधित किससे है? वन संरक्षण। क्या था उस समय हो रहा था? उसका उद्देश्य था पेड़ों को काटना। क्या कर रहा था लोग? पेड़ों को काटने से बचाना था। क्या था? पेड़ों से काटने से बचाना था। क्या कर रहे थे लोग कि सब जाके वन में जाके जंगल को काट रहे थे। तो जंगल को जब काट रहे थे तो उत्तराखंड के जो लोग थे क्या किए कि वन से जब पेड़ में जाकर चिपक जाते थे। कब? 1973 में शुरुआत हो जाकर करते पेड़ में चिपक जाते थे। तो सबसे पूछेगा कि चिपकते तो सबसे पहले इसका प्रमुख नेता जरूर होंगे। तो प्रमुख नेता कौन थे? प्रमुख नेता तो जरूर पूछेंगे कि सबसे पहले प्रमुख नेता कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। एक और थे चंडी प्रसाद भट्ट थे। दो को प्रमुख नेता थे। बोले कि चिपको नाम क्यों पड़ा? यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि चिपको नाम क्यों पड़ा? तो लोग पेड़ों से चिपक जाते थे ताकि उन्हें काटने से बचाया जा सके, इसी से चिपको आंदोलन पड़ा। कब हुआ चिपको आंदोलन? 1973 में पड़ा। स्थान कहाँ था? उत्तराखंड। प्रमुख नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट थे। चलिए हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसलिए 1 से 2 बार 3 बार रिपीट करते हैं, आप लोग को याद हो जाए। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। बताइए। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए है जोग फॉल्स, ऑप्शन बी है कुंचिकल फॉल्स, ऑप्शन सी है दूध सागर, ऑप्शन डी है शिव समुद्रम। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? कुंचिकल फॉल्स। क्या होगा इसका आंसर? कुंचिकल फॉल्स। चलिए हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन है बाबू, काला सोना किसे कहा जाता है? काला सोना किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है यूरेनियम। बताइए। ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है यूरेनियम। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पेट्रोलियम। इसका सही आंसर क्या होगा? पेट्रोलियम। तो आप लोग बताइए बच्चे कि आप लोग को 30 में से कितने आंसर सही हुए? आप लोग को जितना आंसर सही होगा, जितना आंसर अगर राइट होंगे उतना आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। क्या करना है? कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो सेशन को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा